In the recent times, we saw a very good rally in gold. मैं एक चार्ट डालता हूँ ट्विटर पे जहाँ पे मैं कहता हूँ गोल्ड के जो 10 साल के रिटर्न है और इक्विटी का जो 10 साल का रिटर्न है उसको कैसे कंपेयर किया जाए। ट्रम्प सडनली सेज आई लव इंडिया, सब लोग मेरे दोस्त हो, सर टैरिफ निकाल दिए मैंने, आप कुछ भी कर लो। आप परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे कि पैसा निकालो और उसी टाइम पे निकालोगे जब वर्स्ट टाइम होगा निकालने का। मुझे कब पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए है, अब गिरने वाले हैं। अगर 10 साल बचे मेच्योरिटी के और आपका इंटरेस्ट रेट 1% ऊपर चला गया, योर बॉन्ड प्राइस विल फॉल 7%। सो इंडिया में कुछ स्ट्रक्चरल रिस्क आपको लगता है जो आपने ग्रोथ स्टोरी को पूरा हैम्पर कर सकता है? अ बैड and not allow you to do things. सर, अगर मैं SIP करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहला SIP मेरा Equities large and mid, you have then you come to fixed. Welcome Deepak sir. It's a pleasure having you and to talk to you about markets, about asset classes, about geopolitical scenarios and how it is impacting different assets. Because बहुत सारे assets में हमने अलग तरह की रैली अभी देखी है. कुछ assets ऐसे हैं जो बहुत अच्छी रैली दे रहे थे, 1.5 साल से नहीं चले हैं. So I'm very sure it will be a very interesting conversation to have with you. So my first question is pretty simple. In the recent times we saw a very good rally in gold. सिल्वर में भी हमने वो रैली देखी. सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं एज एन इन्वेस्टर अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करूं? सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है लॉन्ग टर्म में कुणाल की आपको एसेट एलोकेशन और डिफरेंट एसेट में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। जैसे अगर एक्विटीज में सब कुछ ऊपर जा रहा है तो एवरीथिंग इज गोइंग अप, करेक्ट. बट इफ एवरीथिंग इज गोइंग डाउन फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे गिर रहे हैं, पर अलग तरीके से गिर रहे होंगे। कुछ 5%, कुछ 20%, कुछ 25% वगैरह। सो आप ये नहीं कह सकते कि देखो इक्विटीज में मैं लार्ज मिड स्मॉल लूंगा, मैं डाइवर्सिफाई हो जाऊंगा, क्योंकि वो एक तरह से कोरिलेटेड ही है एट वन लेवल। ठीक है। और दूसरा आपका जो डेट है, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई ज़्यादा कोरिलेशन है नहीं, लेकिन आपके रिटर्न्स उतने ही हैं। शायद आपके 6% कुछ साल में मिलेंगे, 8% कुछ साल में मिलेंगे, बस वही वहाँ पे है रिटर्न। तीसरा ये कि अगर आप कमोडिटीज़ ले रहे हो जैसे गोल्ड, अब 3 साल पहले तक गोल्ड कुछ नहीं कर रहा था, बहुत कुछ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन मैं इनफैक्ट हर 2-3 महीने में एक चार्ट डालता हूँ ट्विटर पे जहाँ पे मैं कहता हूँ गोल्ड के जो 10 साल के रिटर्न है और इक्विटी का जो 10 साल का रिटर्न है उसको कैसे कंपेयर किया जाए। ओके. अब पिछले 10 साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 10 साल का रिटर्न जो गोल्ड का है वो इक्विटी से बेटर हो, क्योंकि 2013 या 14 के बाद से इक्विटी ने बहुत अच्छा किया है इन कंपैरिजन विद गोल्ड। करेक्ट. सो गोल्ड ने बहुत अच्छा किया था पहले 2011-12 में, उसके बाद गोल्ड 40% गिरा डॉलर टर्म में, और फिर इंडिया ने कुछ टैक्स वैक्स लगा दिया, ये वो ये, बट फिर भी अगर आप 10 साल का रिटर्न देखो तो 2014 के बाद 10 साल का रिटर्न आप 2024 एंड तक गोल्ड का रिटर्न इक्विटी से कम था। ओके. पिछले 2 साल में गोल्ड का रिटर्न हैज़ बिकम, पिछले 1 साल में, 1 साल और 2-3 महीने में गोल्ड का रिटर्न ज़्यादा है इक्विटी से इन कंपैरिजन। सो अब आपको ये लग रहा है कि शायद हमें गोल्ड में भी होना चाहिए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा गोल्ड में होना चाहिए। आपको उस एसेट क्लास में होना चाहिए जहाँ पे अभी ट्रेंड हो। देखो गोल्ड का अब अबाउट 1 to 3 ईयर्स का ये टाइम फ्रेम होता है ट्रेंड का। तो अगर पिछली बार 2 साल ट्रेंड हुआ है, अब की बार भी अगर 2 साल ट्रेंड हुआ तो शायद और कुछ बचा है ट्रेंड में। उसके बाद हो सकता है पिछले टाइम की तरह 20-30% घट जाए गोल्ड ओके. की। सो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा गोल्ड में आज कंसंट्रेट करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नीचे गिर भी सकता है, और जब नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो आपको थोड़ा सा उसमें करेक्शन से अपने पोजीशंस को कम करनी चाहिए और इन जनरल। सो अगर आप ये कर सकते हो तो आप एसेट एलोकेशन डायनामिक कर रहे हो कि जिस तरह से पोजीशन चेंज होते हैं आप अपने पोजीशंस को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर रहे हो, एंड आप अपने आप से अपने खुद के फंड मैनेजर बन रहे हो। जिस तरह से आपने इक्विटी का एलोकेशन इंक्रीज किया, कमोडिटी का एलोकेशन डिक्रीज किया, डेट का एलोकेशन चेंज नहीं किया, इस तरह से आपने काइंड ऑफ मिला के एक पोर्टफोलियो बना ली। इससे क्या फ़ायदा है? अगर इक्विटीज़ ऊपर की तरफ जाते हैं,
और कमोडिटीज़ वहीं का वहीं रह जाते हैं, और फिक्स्ड इनकम में कुछ। तो आपने अगर थोड़ी सी पोजीशन तीनों में ले रखी है, तो आपका जो आपका भी पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, लेकिन उतना ऊपर नहीं जाएगा अगर कंपेयर टू कि अगर आपने सिर्फ इक्विटी लिया होता है। करेक्ट। तो इक्विटी अगर 30% ऊपर चला गया, आप जाओगे ऊपर 15%। करेक्ट। बट उस हिसाब से अगर इफ इक्विटीज फॉल 30%, यू विल फॉल ओनली 15%। करेक्ट। तो एक तरह से आपका पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी विल कंप्रेस, विल राइट। फॉल इन अ लोअर रेंज। बट ये शायद आपके लिए ठीक भी है, बिकॉज यू फील कि यार 30% ऊपर तो ठीक है, नहीं नीचे नहीं जाना चाहिए। आप परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे कि पैसा निकालो, और उसी टाइम पे निकालोगे जब वर्स्ट टाइम होगा निकालने का। और जब उसके बाद जब निकालोगे, तो वही चीज़ अगर वापस उठ के ऊपर आ जाती है, देन यू विल फील कि यार ये तो मार्केट ने मेरे से मतलब फ्रॉड कर दिया, करेक्ट। मेरे को भगा दिया और फिर वापस ऊपर की तरफ भाग गया। सो इट इज़ नेचुरल कि थोड़ा सा मतलब परेशानी है कि जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, तो आपको वॉलेटिलिटी अगर कम करनी है, तो दूसरे एसेट क्लास ले लो और उससे अपनी ओवरऑल वॉलेटिलिटी कम कर दो। आप इंडिविजुअली भी ले सकते हो, लेकिन इंडिविजुअली लेने करेक्ट। में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक से दूसरे में शिफ्ट करोगे, तो आपका टैक्स लगेगा। क्योंकि आप अब गोल्ड से इसलिए निकलना चाहते हो कि गोल्ड आपका पोजीशन भारी हो गया है, इन दैट सेंस कि आपने शायद 10-20% से स्टार्ट किया होगा, अब 30-40% पहुंच गया है। अब 30-40% को आपने कम करना है, तो आप निकालोगे। अब जब निकालोगे, तो गोल्ड में अगर आप 2 साल से कम आप गोल्ड रखोगे, तो उसमें फुल टैक्स स्लैब का ये है करेक्ट। एप्लीकेशन है। इसका मतलब यू विल गेट टैक्स एट 30% प्लस। करेक्ट। तो जितने गेन्स हुए 30% प्लस हो गया। आपने अगर और एक साल वेट करना है 12% तक लाने के लिए 2 साल के बाद, लेकिन नेक्स्ट ईयर को मार्केट कैन बी डाउन 20-25%। तो जो आपने टैक्स में बेनिफिट कमाया वो यहाँ पे चला गया तो प्राइस में। करेक्ट। करेक्ट। तो टैक्स का डर रहता है कि अगर मैं खुद रीबैलेंस करूं, तो टैक्स रहेगा। अगर एक फंड ऐसा हो जो खुद अपने आप से अंदर ही अंदर रीबैलेंस करता जाए, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं लगना है जब रीबैलेंस होता है। क्योंकि म्यूचुअल और फंड जब ले बेचता खरीदते तो उनको टैक्स नहीं लगता है। उनको टैक्स नहीं है, और आपको तब करेक्ट। तक टैक्स नहीं जब तक आप फंड से निकल ना जाओ। करेक्ट। दूसरी बात ये है कि आप जब इन्वेस्ट करते हो किसी भी चीज़ में, अ, आपको पता नहीं रहता है कि कौन सा एसेट क्लास अभी यूज़फुल है, कि कितना एलोकेशन होना चाहिए। करेक्ट। और अगर आप एलोकेट करते भी हो, तो अलग से आप इक्विटी देखते हो, अलग से आप डेट देखते हो, अलग से आप कमोडिटी देखते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूँ कि देखो, इंडिविजुअली मत देखो। इक्विटी डाउन है 30%, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो टोटल वैल्यू से मतलब है। करेक्ट। टोटल वैल्यू आपका डाउन है 15%, आप राइट। थोड़े से खुशी होंगे कंपेयर टू इक्विटी आई एम डाउन 15%। राइट। और अप साइड में 30% ऊपर है, तो आप अप 15% हो, आप जानते हो कि हाँ मेरे पास कुछ और भी है जो इक्विटी से जितना रिटर्न तो नहीं देता है। तो दैट वे आई एम अप अ लिटिल बिट लेस। सो दिस गिव्स मी अ बैलेंस कि ऊपर भी उतना नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन नीचे भी उतना नहीं जाएगा, वो मेरे लिए अच्छा है। दैट सिंगल पॉइंट एनएवी राइट। जो मिला के मेरे को बताया कि मेरा एक्चुअल रिटर्न क्या है, ये नहीं बताया कि इक्विटी कितना नीचे गया है, डेट कितना ऊपर गया है, वो सब। तो वो जो मिला के जो एनएवी आता है, सिंगल एनएवी, वो मेरे लिए कामिंग फैक्टर है, काम करता है, मेरे को शांति देता है कि आई डोंट रन अवे फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, अपने एसआईपी बंद ना कर दो। करेक्ट। क्योंकि मोस्ट रिटर्न्स आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज पीपल स्टॉप देयर एसआईपी एट द रॉन्ग टाइम। करेक्ट। क्योंकि आप अगर एसआईपी रोकोगे भी, तो कहाँ रखोगे पैसा? आपने जाके डाल दिया किसी डेट फंड में, और नहीं तो फिर उसको स्पेंड ही कर दिया हम्म। बिना सोचे कि या लॉन्ग टर्म के लिए की ज़रूरत है इन पैसों की। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया, फॉर वट एवर रीज़न, इफ़ यू हैवंट इन्वेस्टेड, देन आपका ही लॉस है। राइट। अ, मेरा नहीं है, इन द सेंस फंड का नहीं है। फंड तो चलता जाएगा। तो हम्म। फंड बनाएगा 30% ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, लेट अस से। आप बनाओगे 15%, क्योंकि आप बीच में करेक्ट। निकल के फिर बाद में वापस आ गए। करेक्ट। इनफैक्ट दिस इज पीटर द लिंच ने एक बिहेवियर। बहुत, हाँ, पीटर लिंच ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी बोली थी कि मेरे फंड ने भले ही 24% रिटर्न बनाया होगा केकर बेसिस पे ओवर अ पीरियड ऑफ 15-20 ईयर्स, बट कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं था जिसने सेम रिटर्न मैच किया, बिकॉज एंट्री एग्जिट दे गॉट इट रॉन्ग। सर, आपने एक पॉइंट बोला कि गोल्ड का ट्रेंड 2 साल के लिए आता है, फिर देन इट स्टेबलाइजेज और थोड़ा करेक्ट होता है। तो क्या हम वो गोल्ड का ट्रेंड एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस फेब के एंड में, क्या वो ट्रेंड खत्म होते हुए देख रहे हैं हम, या फिर देयर इज स्टिल सम फ्यूल लेफ्ट इन द ट्रेंड?
देयर इज नो इंडिकेशन राइट नाउ दैट द ट्रेंड इज कंप्लीटली ओवर. सिल्वर ओके, में थोड़ा सा इंडिकेशन है, बट ओके, थोड़ा सा है, बहुत वो ज़्यादा नहीं है. बट गोल्ड में अभी भी अप ट्रेंड ही दिख रहा है. ओके, ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है. ओके. अब जब ट्रेंड नीचे आता है मतलब एटलीस्ट 10% का करेक्शन होना चाहिए. जो हम्म. 5,100 $5,200 है उसको 4,500 तक आना है, राइट? एटलीस्ट ओके. 10% आए तो फिर हम बोले कि थोड़ा सा शायद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है. लेकिन जब तक 10% गिरता नहीं है देन देर इज नो रियल डाउन ट्रेंड. तो सर, सो लेकिन गोल्ड को तो सब सेफ हेवन बोलते हैं, मतलब फिर इतना करेक्शन दिखता है हमको गोल्ड में? सो मैं आपको बताता हूँ, आई विल टेल यू द हाँ. रफ आइडिया, राइट? सो हम्म. अगर आप गोल्ड को देखें इन रुपी टर्म्स में, ठीक है? हम्म. In 2012, it was 31,000 rupees ओके. uh, for 10 grams or 10 whatever ग्राम्स. that is. करेक्ट. No, 31,000 rupees था September 2012 में, हम्म. 31,600. हम्म. It fell in the next 1 year. By September 2013 or July 2013, it had fallen down to 26,000. ओके. दैट्स ठीक है, सार. तो मतलब 10-11%. अब इसका ये हम्म. भी प्रॉब्लम था कि अगले महीने अगस्त 13 में इंडिया ने 15% या 12% या कुछ उन्होंने टैक्स लगा दिया गोल्ड पे. हम्म. फिर भी उसके 2 साल बाद, 1 साल बाद, विच इज सितंबर 2014, वो वापस गिर के 26,000 वापस आ गया. पहले 30,000 ओके. गया था क्योंकि वो 10% का टैक्स लग गया. फिर 30,000 हम्म. से वापस आया 26,000. ओके. एंड देन इट वेंट डाउन टू आई थिंक इवन 25,000 बाय 2016. आप सोचो, आपने 2012 में 30,000 31,000 में खरीदा था, 2016 में 4 साल बाद आपका 25,000 है. ओ. तो आपके तो 20% नीचे गिर गए. हम्म. मतलब वट एवर द रुपीज दैट यू हैड इन्वेस्टेड. करेक्ट. सो इस हिसाब से ये देखूं, 20% आपके रुपी टर्म्स में गिरे, यूएस हम्म. टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में 40% गिरे. जो राइट. $2,000 था, $1,200 तक आ गया था. तो हम्म. सेफ का मतलब ये नहीं कि हर 3-4 साल में सेफ ही रहेगा. हो सकता है 3-4 साल में 20% गिर भी जाए. हम्म. 1.6 lakhs पर 10 grams. अगर यहाँ से 40, अगर चलो 20% ही गिर जाए अगर, तो देन इट विल हम्म. फॉल टू 1,20,000. करेक्ट. Now, but you will feel miserable क्योंकि I bought at 1,60,000, now I'm down to करेक्ट. 1,20,000. You know, that is the problem is you don't. It is not a safe haven at all times. It is a safe haven maybe in the 10-year period. और जब क्राइसिस होता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है. राइट. लेकिन ये भी है कि आजकल स्पेकुलेटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा है. हो सकता है ये जो स्पेकुलेटिव प्रेशर अगर चला जाए तो यूएस में डॉलर रेट से गोल्ड गिर सकता है, या फिर रुपी और डॉलर इक्वेशन में चेंज हो सकता है. पिछली बार ओके. 2013 से 2015 तक रुपी का जो रेट था वो भी 66 से 55 हो गया था, 68 से 55 हो गया था. सो रुपी खुद 20% करेक्ट कर गई थी. मतलब इट हैड अप्रिशिएटेड बाय 20%. अगर वो ये अब होता है तो रुपी विल गो टू 75. राइट. डॉलर का रेट सेम ही हो, गोल्ड का प्राइस 20% गिर जाएगा. करेक्ट. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम आप गोल्ड को कहाँ क्लासिफाई करोगे? स्पेकुलेशन में क्लासिफाई करोगे कि स्टिल इट विल बी अ हेज फॉर माय पोर्टफोलियो? नहीं, आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट्स अ गुड हेज, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड स्पेकुलेटिव एसेट. इस टाइम पे इट्स अ गुड स्पेकुलेटिव एसेट to chase also, because you don't know how much more the upside can be. It can be 25-30% more from here also. It's a good speculative asset like Bitcoin. लेकिन करेक्ट. अब बिटकॉइन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि बिटकॉइन इज डाउन 50%. ठीक है, सो नाउ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन. जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा था बोल रहे थे कि यार बिटकॉइन तो 1 मिलियन हो ही जाएगा. हो सकता है अभी भी यहाँ से 1 मिलियन हो जाए, पर अब उसके बात करने का टाइम नहीं है. सो गोल्ड भी ऐसे है कि आज ऊपर जा रहे हैं तो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, जब नीचे आएगा या फिर जब फ्लैट होगा तब लोग वो बोलेंगे कि यार इक्विटी में ही था सब कुछ. सो वी सर. आर क्रीचर्स ऑफ रिसेंसी. सो जो राइट. रिसेंसी इफेक्ट है वो हमें ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो आई थिंक यू शुड ओन गोल्ड primarily today as a speculative asset because it will give you returns if people continue to be mad.
हम्म। but you cannot gauge how mad people can be. सर आज मेरे पास 10 लाख रुपए हो और 10 साल में निवेश करने के लिए सोच रहा हूँ, तो आपका बाइफरकेशन बिटवीन इक्विटी गोल्ड कैसा रहेगा? क्योंकि इक्विटी 15 महीने से परफॉर्म नहीं किए है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा है। बट एट द वेरी सेम टाइम गोल्ड मोमेंटम में है, तो मुझे लगता है गोल्ड में भी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिस नहीं करनी है। सो व्हाट विल योर एलोकेशन बी ऑफ दैट 10 लाख रुपी, अगर आज आपको 10 लाख मिलता है तो? So I think you should do more than just gold or silver, ओके। because um, you should keep a eye. अभी आजकल तो gold and silver ही सबसे ज़्यादा है, but even copper is starting to do well. ओके। So there is a usefulness to invest in copper as well as another hedge, because gold ऊपर नीचे भी चला भी जाए, copper may have a different trajectory. ओके। Second part, equities may also be a good long term growth story. So maybe the correct way to do, अगर आपके पास aggressive risk taking ability है, long term thought process है, 40-50% equity, take maybe 30% commodities and 20% debt. So I mean, it's based on every individual's life story. It is not कि मैं ये कहूँगा. तो For इस some people, I'll tell you copper. अगर आप बोलोगे copper, मैं copper कैसे लूँ? If you buy copper in the commodities exchange, selling copper they will charge you roughly at this point 40% capital gains. अगर आप पैसे बना भी लेते हो तो. ओके, Well, बिकॉज not ऑफ टैक्स not स्लैब। capital gains. It's just added to your tax slab. करेक्ट। So your tax slab may be as much as 40%. So you can get taxed at करेक्ट। 40%. Whereas if you buy a commodity plus equity plus debt wala mutual fund, हम्म। wahan pe if the mutual fund goes and buys commodities, you don't have any tax. So there's a tax angle to this 10 lakh rupee investment also. जहाँ पे आप बोल सकते हो यार मैं मल्टी एसेट का एक फंड लेता हूँ जो ये सब कुछ करेगा. करेक्ट। पर मल्टी एसेट में हाउ मच कैन आई ट्रस्ट द मैनेजर कि वो एलोकेशन राइट ले आएगा मेरे लिए और रिटर्न्स हाँ, अच्छे बना that is देगा? a good question. Yeah. So you don't know. So some multi-asset funds will say have a fixed allocation. ओके। 65% equity, 15% debt, 20% commodities, ऐसा कुछ होगा. ओके। So you know कि यार और commodities में भी वो कह रहा है सिर्फ गोल्ड ही लूंगा. ओके। So then you know that यही है. 65% equity होगा, 15% debt होगा और 20% होगा. Now we are launching a multi-asset fund. We are saying कि देखो trust us, we'll figure out what the right allocation is. And we'll give you ओके। say minimum 35% equity ताकि आपका 2 साल बाद long term capital gains हो. ओके। लेकिन 35 से इट कैन गो ऑल द वे टू 80% ऑल्सो. वी हैव एन एल्गोरिथम दैट फिगर्स आउट कि कितना होना चाहिए, कमोडिटीज कितने होने चाहिए, बाकी सारा कुछ डेट होना चाहिए. ओके। So there you're trusting us with the allocation framework, but there are other people who give you a fixed allocation framework. So depending on your level of sophistication and the ability for you to trust people like us, then you kind of go in and say, okay, I'll do this instead. Because you want to save on the taxation of every rebalance. You also want to save on the decision making. 65% अगर मैंने equity लिया था, 65 से 70 हो गया, कब उसको आप वापस 65 तक लेके आओगे? हम्म। या फिर क्या आप उसको जाने दोगे, 75 जब होगा तब आप नीचे लेके आओगे? Will it be that? So this is a decision making that you'll have to make every quarter, every month or so, because things करेक्ट। will keep changing. Let the fund manager make those decisions. राइट। एंड सर डेट एज एन एसेट क्लास इज नॉट misunderstood से ज़्यादा is not understood only by a lot of investors in India especially because of the complexity, वो interest rates के साथ कैसे move करता है. So मैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर फिक्स्ड इनकम एसेट्स या डेट एज एन एसेट को देखता हूँ, तो मुझे कैसे देखना चाहिए? क्या चीज़ें इवैल्यूएट करूँ? कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए? What is the, like, how do I evaluate debt as an asset class? So debt is a very interesting asset class at different points in time. Okay, तो मैं ये Okay. बोलता हूँ आपको, इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता जाता है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाते हैं. करेक्ट। तो अगर इन्फ्लेशन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है तो आपको डेट में बहुत तरीके के डेट्स हैं. डेट है, लाइक फॉर इंस्टेंस यू कैन हैव 1 month डेट. ओके। 1 month में इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा भी हो गया तो क्या हो गया उसमें? बिकॉज इफ यू बाय अ बॉन्ड फॉर 100 रुपीज और उसने आपको 108 रुपीज देने नेक्स्ट मंथ और 101 रुपीज देने नेक्स्ट मंथ, तो 100 से 101 तो होगा नेक्स्ट मंथ तक. तो प्राइस अगर आज 100 है, कल 100 रुपीज 10 पैसा होगा, कल 100 रुपीज 20 पैसा होगा, उसके बाद
बढ़ के इट विल गो टू 101 रुपीज। करेक्ट। अगर इंटरेस्ट रेट डबल भी हो जाते हैं हम्म। तो शायद 100 का जो 100 रुपीज 10 पैसा होना था वो 100 रुपीज 4 पैसा हो जाएगा, करेक्ट। या फिर 99 रुपीज 8 पैसा हो जाएगा। हम्म। जो भी है वो वापस बढ़ के उसको एक महीने में 100 पहुंचना ही पहुंचना है, बिकॉज इफ देयर इज नो डिफॉल्ट दैट्स द आइडिया, राइट? करेक्ट। द if the interest rates increase, the price of a bond decreases, but the amount it decreases depends on the time it's left to maturity. करेक्ट। अगर 10 साल बचे मेच्योरिटी के और हम्म। आपका इंटरेस्ट रेट 1% ऊपर चला गया मार्केट में, योर बॉन्ड प्राइस विल फॉल 7%। ओ करेक्ट। तो आपने जो 100 रुपए डाले वो 93 रुपीज का वर्थ हो गया आज। ओके। नाउ अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ यू लूज 7 रुपीज दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर्स इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट मिल ही रहा था 7%, आपने वो करेक्ट। पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया। आपका जब 93 पे इंटरेस्ट आता जाएगा वो बढ़ के 93 100 रुपीज हो जाएगा एक साल में। दैट मीन्स करेक्ट। फॉर नो गेन नो लॉस यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। दिस can be a problem. So you don't want rising interest rates and you being focused on long duration debt. You should be in short Okay. duration debt. Now why should you be in short duration debt? Simple है, अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम है देन हो सकता है इक्विटीज 30% नीचे गिर जाए। यू डोंट हैव एनी सेफ्टी इन इक्विटीज, करेक्ट। सो ओनली सेफ प्लेस इज फिक्स्ड इनकम और डेट। करेक्ट। या तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट लो या आप डेट फंड्स लो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, ठीक है? नाउ द अदर पॉइंट कम्स, लॉन्ग ड्यूरेशन डेट कब लोगे? आप समझ लो कि इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर है एंड द गवर्नमेंट इज लाइक द आरबीआई इज लाइकली टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स। जिस तरह से मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से द 10-year बॉन्ड फेल बाय 7% व्हेन द मार्केट्स इंटरेस्ट रेट्स वेंट अप बाय 1%। मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7% हुआ करता था, 8% हो गया, आपका 7% का लॉस हो गया, मतलब बॉन्ड हैज फॉलन बाय 7%। मैं यही कहूंगा कि अगर वो 8% इंटरेस्ट रेट है आज and it has fallen to 7%, it's fallen by 1 percentage point, that fall will cause your 100 rupees to go to 107 rupees, करेक्ट। and then you will earn another 7 rupees interest on 7 that. So in rupees. 1 year Correct. you will get 14%. 14% तो equity Correct. level returns है। So आपका डेट का इन्वेस्टमेंट टाइम वो है जब आपके इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी। करेक्ट। तो सर हाउ डू आई ट्रैक दिस? मुझे कब पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए हैं, अब गिरने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट हो गए हैं, अब बढ़ने वाले हैं? हाँ, ये गीकी पॉइंट है अनफॉर्चुनेटली दिस की। इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि इन्फ्लेशन होगा, इंडिया डॉलर रुपी इक्वेशन होगा, इंडिया डेट होगा, ये वो होगा, गवर्नमेंट कितना डेट ले रही है, अपने बजट में कितना डेट दिखा रही है, क्या वो डेट पिछले साल से बहुत ज़्यादा है या एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, क्या कॉर्पोरेट्स भी बहुत ज़्यादा बोरो कर रहे हैं, क्या फिर अगर कॉर्पोरेट्स भी बोरो कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी बोरो कर रहा है तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, देयरफॉर प्राइसेस विल रिमेन वेरी वेरी लो, एंड इफ दिस द अदर वे सप्लाई कम है क्योंकि गवर्नमेंट कम बोरो कर रही है तो शायद प्राइसेस विल गो अप। सो नाउ टू नो दिस यू हैव टू बी इन ट्यून विद द इकोनॉमी। दैट्स व्हाई यू हैव फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर्स who sit in mutual funds and say कि यार यही करते हैं हम पूरा दिन, हम देखते हैं सारा डेटा और हम पता करते हैं क्या है। अभी देखो, अभी के लिए आई गिव यू राइट नाउ, दिस इज February 24th 2026। टुडे a state government loan which is almost quasi guaranteed by the government, आप लेने जाओगे मार्केट में तो you will get 7.6% for 10 or 15 years में भी। ओके। आप खुद होम लोन लेने जाओगे, मतलब आप इंडिविजुअल सिंगल इंडिविजुअल गो टू अ बैंक एंड आस्क फॉर अ होम लोन, ही विल गिव इट यू एट 7.15। करेक्ट। योर होल स्टेट इज बोरोइंग एट मोर देन यू आर। करेक्ट। इट्स एन अनॉमली बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट इज अल्ट्रा सेफ। गवर्नमेंट अपने पैसे खुद प्रिंट कर सकती है कभी भी अगर दिक्कत आती है तो, बट दैट फेलो इज नाउ पेइंग मोर इंटरेस्ट देन यू। आप खुद अपने पैसे तो प्रिंट नहीं कर सकते। करेक्ट। सो गिवन दिस देयर इज एन अनॉमली। तो क्या कहोगे आप? अगर आज अपॉर्चुनिटी है वो शायद स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में है। उस स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का जो स्प्रेड है वो कम होना चाहिए, पर कब कम होगा किसी को पता नहीं है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो शायद एक साल में दैट
spread will contract. प्राइस बढ़ जाएगा. और प्राइस बढ़ जाएगा आफ्टर द करेक्ट. स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स. अभी शायद 1-2 महीने और बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज द स्प्रेड विल रिमेन हाई, बट वंस द इश्यूज आर रिजॉल्व देन द स्प्रेड विल कम डाउन. सो दैट्स व्हेन यू इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ डेट. दिस इज अ गीकी थिंग. सो इट्स लाइक इक्विटी में यार मैं वो वाला स्टॉक लूँ, आईटी सेक्टर लूँ, ये लूँ, वो लूँ, वो उसमें आपको स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत है. उसी तरह से फिक्स्ड इनकम में भी आपको मैक्रो की स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होगी. उसके बाद कंपनीज की भी होगी. अच्छा, इस करेक्ट. कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, इस कंपनी का डेट बहुत कम पे ट्रेड कर रहा है, हम्म. तो मैं ये बेच के वो ना ले लूँ. दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क, एंड योर आंसर विल ओनली बी नोन इफ यू हैव एनालाइज बोथ कंपनीज वेरी डीपली. करेक्ट. वो सो थोड़ा इक्विटी का यू फ्लेवर आ जाता है उसमें, राइट. तो और डेट में वैसे खेल भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ मोस्टली ये हर बॉन्ड में मिनिमम 25 करोड़ का लॉट है. राइट. तो आपके पास अगर इतने सारे पैसे हैं कि एक 25 करोड़ आप एक कंपनी के बॉन्ड खरीद सकते हो, तब तो आप ऑलमोस्ट क्वाज़ी फंड मैनेजर ही हो गए. करेक्ट. तो आपके पास 250 करोड़ है, आपने 10 कंपनी के बॉन्ड लिए, आपने मतलब 25 करोड़ पर कंपनी डाला. एट हम्म. 250 करोड़ यूर अ डिफरेंट इंडिविजुअल. आपके जैसे 50 लोग हो गए इंडिया में बस. करेक्ट. वर्सेस नॉर्मल इंडिविजुअल हु हैज 25,000 रुपीज, ही कैन नॉट बी लाइक मैं स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दूंगा. हम्म. सो ही हैज टू बाय अ डेट फंड. एंड द डेट फंड कैन देन चूज कि अगर मैं स्टेट डेवलपमेंट लोन में पैसा डालूं या फिर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लोन में पैसा डालूं या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा डालूं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेट फंड्स फॉर ईच. सो डेट इज अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एट वेरियस डिफरेंट टाइम्स एंड एज अ स्टेबलाइजर इन द पोर्टफोलियो. स्टेबलाइजर का मतलब ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे जाता है. यू विल गेट अ रीजनेबल रिटर्न. सो करेक्ट. इवन अ बैड रिटर्न विल बी -7%. करेक्ट. मेक सेंस. यस. और 1 ईयर ऑफ वेटिंग, अगर कोई 7% से प्राइस गिर गया तो. हाँ, that is राइट. also if you took the long duration. If you took the short राइट. duration, within 1 month you're done. करेक्ट. सर, टू व्हाट एक्सटेंट आर इंटरेस्ट रेट्स ऑफ कंट्रीज रिलेटेड? जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 1-1.5 साल की साइकिल में मैंने देखा कि इंडिया ने रेट्स थोड़े से ज़्यादा कट कर लिए कंपेयर टू यूएस. यूएस वाज हेजिटेंट कि करूँ नहीं करूँ. हमेशा डिबेट चल रहा था बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द सेंट्रल गवर्नर कि द ऑब्वियसली द गवर्नमेंट वांटेड कि रिड्यूस हो, बट दे हैड टू कीप इन चेक ऑल द थिंग्स. बट इंडिया में बहुत इजीली हो गए. जनरली अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने देखा है कि इंटरलिंक्ड बहुत ज़्यादा होते हैं कि यूएस करता है तो कैटलिस्ट की तरह वो प्ले करता है एंड फिर बाकी कंट्रीज करती है, तो बॉन्ड्स के प्राइसेस भी उस तरीके से मूव करने लग जाते हैं. बट इन रिसेंट टाइम्स द वर्केबिलिटी हैज़ नॉट बीन द सेम. उनका अलग मूव किया, हमारा थोड़ा अलग मूव किया. तो वहाँ पे हाउ डू वी प्रेडिक्ट एंटिसिपेट कि ये चीज़ कैसे मूव करेगी? Huh, so it's typically the inflation differential between two countries determines how much the exchange rate will change. ओके. And the inflation difference between the two countries is typically the reason why you change interest rates. ओके. जैसे इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इंडिया अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी ताकि less people go into demand and more people invest into fixed income, and therefore you want to curtail demand by increasing the interest rate. करेक्ट. जब डिमांड कम हो जाता है, इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाता है, तो then the countries reduce interest rates, करेक्ट. right? So now what happens is when inflation is low, इंडिया का इन्फ्लेशन होता था 4-5%, 6%. यूएस का इन्फ्लेशन होता था 2%. So the differential was 4. राइट. So if you look from 2002 till 2022-23, the average depreciation of India versus US is roughly 4% per year, ओके. 3.5% per year, मेक्स सेंस. average. The rupee depreciate by 3 or 4% per year, but India's interest rates are very high at 6 or 7%. US interest rates were 2 to 3%. US interest rates fell to 0%. India's interest rates remained high. So there were some exchange rate differentials in the small term, but over time they got fixed. अभी के time पे US inflation is 2.75. करेक्ट. Indian inflation is also 2.75. राइट. So we're the same inflation level. लेकिन उनके रेट से 4%, हमारे रेट से 5.5%, 5.25. So we have scope for more reduction. करेक्ट. Their inflation is looking to go up, so it's most likely that they will
not reduce rates any further. India has some small scope to reduce rates. करेक्ट. So the differential between these interest rates also drives. अब क्या होता है कि मैं अगर डॉलर खरीद सकता हूँ, हम्म. डॉलर में बोरो करता हूँ, इंडिया में डाल देता हूँ, इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. हम्म. सो ये तो फ्री आर्बिट्राज हो गया. फ्री में करेक्ट. कोई आर्बिट्राज मिलता नहीं है. तो यूजली करेक्ट. क्या होता है कि इंडिया का जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो डॉलर के डेप्रिसिएशन से, डॉलर के नलीफाई हो जाता है. अप्रिसिएशन से कवर हो जाएगा, करेक्ट. राइट. बट समटाइम्स इट डज हैपन दैट इट गोज टू एन एक्सट्रीम कि राइट. एक्सपेक्टेशन इज टू हाई. राइट नाउ हम्म. जापान और यूएस में हुआ था एक ज़माने में कि वो कैरी ट्रेड कहते हैं. जापान में लोग जापानीज येन में बोरो करते हैं, उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और डॉलर में डिप्लॉय कर देते हैं डॉलर बिल्स में. करेक्ट. लेकिन जब जापानीज इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो ये रिवर्स होने लग गया. They started राइट. reversing the carry trade somewhat, right? राइट. So this carry trade is also how interest rates, inflation, and trade happens on the currency front. गॉट इट. मतलब इसमें 3 एलिमेंट जुड़ जाते हैं, एक मेरा इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और करेंसी का रेट. तो ये तीनों को पैरिटी मेंटेन करनी पड़ती है इन द लॉन्गर रन. अगर नहीं होती है तो किसी के पास स्कोप ज़्यादा होता है टू कर्टल रेट्स एंड किसी के पास कम होता है. कम होता है, करेक्ट. हाँ. And usually in the long term, the exchange rate between two countries is related to the inflation difference between the two countries. करेक्ट. ओके. मेक सेंस. एंड टॉकिंग अबाउट कोरिलेशन, सर लॉन्गर रन में हम 15-20 साल का पैटर्न देखें तो गोल्ड भी बढ़ा है, इक्विटी भी बढ़ा है इन आईएनआर टर्म्स. बट कहा जाता है कि इक्विटी और गोल्ड में तो रिलेशन नेगेटिव होता है. बट हाउ इज इट नेगेटिव? बिकॉज 20 साल का डेटा मैं देख रहा हूँ, दोनों ने मेरे को रिटर्न्स दिए 12-15%. अगर नहीं एक बढ़ा तो नहीं, दूसरा. in तो in the long term, correlations can be very high. अगर आप डेट भी देखो, डेट भी 20 राइट. साल में ऊपर ही है. राइट. So how is it possible that all three are not correlated but giving you great returns? करेक्ट. So the answer to this is it is not correlated in the short term but it could be correlated in the long term. आपके पास अगर ओके. 3 स्ट्रैटेजीज हैं, तीनों स्ट्रैटेजीज 10 साल में आपको अल्फा दे रही हैं. ओके. हो सकता है कि ईयर 1 में strategy 1 does really well, strategy 2 and 3 are bad. Year 2 में strategy 1 and 2 are bad, 3 is doing well. राइट. Year 2 में strategy 2 is doing well, 1 and 3 are bad. बट आप 3 या 4 साल बाद देखो तो सारे तीनों के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो अल्फा दे रही है बेंचमार्क दिस थिंग आफ्टर 3 or 4 years. So in the Right. long term you can get great returns, but in the short term you can get uncorrelated difference of returns. करेक्ट. तो मैं ऐसे कह सकता हूँ मैं कि शॉर्ट टर्म में कोरिलेशन नेगेटिव सा है और लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, हाँ, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा पॉजिटिव या होता है. गोल्ड और इक्विटी में उतना ज्यादा अभी कोरिलेशन डिफरेंशियल है नहीं राइट नाउ. फॉर इंस्टेंस मार्केट्स यूएस, आई मीन राइट नाउ इंडियन इक्विटीज आर नॉट डूइंग एनीथिंग, गोल्ड ऊपर जा रहा है. राइट. बट एक जमाना था जब इंडियन इक्विटीज भी ऊपर जा रही थी, गोल्ड भी ऊपर जा रहा था. राइट. एक वो भी टाइम था कि इंडियन इक्विटीज नीचे जा रही थी और गोल्ड भी नीचे जा रहा था. सो समटाइम्स द कोरिलेशन का मतलब ये है कि आप ऑपोजिट तरीके तो नहीं जाओगे, बिकॉज ऑपोजिट इज ऑल्सो कोरिलेशन. राइट. कोरिलेशन का मतलब है आप अनकोरिलेटेड हो, एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं आता है, विच मीन्स बोथ कैन मूव इन द सेम डायरेक्शन बाय कोइंसिडेंस. और सर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखा था अभी. आई आस्क्ड टू एवरीवन जिससे भी मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा था. ही इज़ अ वैल्यूएशन एक्सपर्ट फ्रॉम द यूएस. ही सेड इंडिया में जो भी इन्वेस्टिंग होती है ना, वो थोड़ी बहुत जो एफआईआईस की होती है वो आउट ऑफ फोमो होती है, और जो डीआईएस की होती है वो इतनी लिक्विडिटी होती है उसमें. तो इंडिया में जो मार्केट है वो हमेशा ओवर वैल्यूड ही मिलता है मुझे, इक्विटी मार्केट स्पेशली. तो किस हद तक आप ये बिलीव करते हो कि हाँ हमारा मार्केट इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज मोर सो ओवर वैल्यूड ही रहता है, प्रीमियम पे ही ट्रेड करता है, अपॉर्चुनिटी टू हैव वैल्यू पिक्स एट इंडेक्स लेवल कभी नहीं मिलती है या फिर बहुत कम मिलती है? वैसे इंडेक्स लेवल का मतलब मीनिंग ही अलग हो गया है आजकल, बिकॉज इंडेक्स लेवल का मीनिंग क्या होता है? इंडेक्स लेवल पे कौन शायद नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज सम स्टॉक्स विल बी ओवर वैल्यूड, सम स्टॉक्स विल बी अंडर वैल्यूड. आज करेक्ट. की डेट में यू आर पेइंग 49-50 टाइम्स फॉर सीमेंट, ओके. but you're paying 17-18 times for IT services. राइट.
You're paying 17, 18, 19 times for private banks. You're paying 12 times for public sector banks. So there is some value somewhere. It's Right. not in the overall index, but somewhere it's there. So ये जो वैल्यूएशन का चक्कर है इंडिया में, इट इज मे बी एट अ country level it is like that, or an index level it is like that, but it's true in the US also. Right. So to give an example, some of these Nvidia and all these AI stocks and all that are trading at some crazy level valuations, right? Correct. हम उनके फ्यूचर को देख के पता नहीं क्या वैल्यूएशन दे रहे हैं, बट दे रहे हैं उनको वैल्यूएशन, राइट? सेम Correct. चीज अगर आप इफ यू लुक एट सम ओल्ड स्टॉक लाइक वॉलमार्ट, यू आर नॉट गेटिंग द सेम काइंड ऑफ वैल्यूएशन. सो देर इज Hmm. वैल्यू इन सम स्टॉक्स and there is overvaluation in some other stocks. Right. That is how India is also. To a Hmm. very large extent, today it's been driven by domestic flows after a long time. Otherwise, FII flows would drive almost everything in India. Okay. FII अगर कुछ बेचने लग जाए तो उसकी वाट लग जाती है. करेक्ट. तो कितना सस्टेनेबल है सर, मतलब डीआई फ्लोज को, मार्केट को स्टेबल रखना कितना सस्टेनेबल है? मतलब 15 महीने कर लिया और 15 महीने मान लेते एफआई फ्लोज नहीं आते हैं, तो विल वी स्टिल बी एबल टू सस्टेन करंट नंबर्स, या फिर वो गिरने लग ही जाएगा इवेंचुअली? वैसे आई मीन सी सम स्टॉक्स विल फॉल, वो तो ठीक है, हम्म. बट फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है खुद अपने पैसे लगा के दे हैव ओवर शैडोड द एफआईआईज. करेक्ट. सो इट इज पॉसिबल दैट एफआईआईज वापस आ जाए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को बंद कर दें. इट इज पॉसिबल दैट दोनों अपनी तरफ से मूव इनटू इन्वेस्टमेंट मोड. But I feel that with the domestic investment situation changing so much, where people have a lot of disposable income, they have हम्म. the savings ability, they are putting money into the market every month. There's a quick SIP mode that's available with so many of these things. It has become easier and easier to invest. अब आप कहीं भी जाओगे, आप कोने में जाओगे कहीं, यू नो, कॉर्नर ऑफ इंडिया में जहाँ पे मतलब कुछ नहीं है. मैं ड्राइव करके जाता हूँ कभी कभी चेन्नई. चेन्नई जाते हम्म. हुए देर इज लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर देर इज नथिंग. ओके. कॉफी शॉप अगर हम रुक गए वहाँ पे कॉफी पिया, तो हम्म. वो भी आजकल यूपीआई लेता है. करेक्ट. यूपीआई चलाने के लिए उसको इंटरनेट की जरूरत होती है, और करेक्ट. वहाँ पे इंटरनेट है क्योंकि अब सब जगह टावर लग गए. करेक्ट. Now, if he has internet, he has access to YouTube. He has access to all the trading apps. He has access to his SIP also. हम्म. तो जिस आदमी के बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो SIP कर सकता है. सो इट इज पॉसिबल दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ यूपीआई एंड ऑफ इंटरनेट अवेलेबिलिटी, मेनी मोर पीपल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग, जो पहले नहीं था क्योंकि उनको पेपर फॉर्म भरना पड़ता था, किसी करेक्ट. ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डिजिटल हैज मेड लाइफ मच इजियर फॉर देम. इसी हिसाब से जैसे पहले आपको दुकान में जाके कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती थी, आप पैन गरम करने के लिए रखोगे, फिर बाद में अंडा ऑर्डर करोगे अपने वो ऐप में, और 10 मिनट में अंडा आ जाएगा, आपका पैन गरम भी नहीं हुआ होगा, और उस टाइम तक आपने पेमेंट भी कर दिया, अंडे भी आ गए, और आप मतलब अपनी ब्रेकफास्ट कर लो. सो दैट करेक्ट. वे दोज थिंग्स हैव चेंज्ड. अब अगर लोग कहेंगे यार मेरी दुकान में कोई नहीं आ रहा है कि मतलब अंडे खरीदने, तो हम्म. चला गया ना, वो जमाना चेंज हो गया है. सो करेक्ट. एटलीस्ट इन द सिटीज. बट बिकॉज ऑफ दैट हम ये नहीं कह सकते कि लोग अगर कुछ हो जाए तो बाद में वापस जाके दुकान में अंडे लेना स्टार्ट करेंगे. अगर ये सारे स्टार्टअप्स बंद भी हो गए ना, डिमांड इतना ज़्यादा है कि लोग सर्विस स्टार्ट करेंगे अंडे का रोज डिलीवर करने का. राइट. अगर ये सारे स्टार्टअप्स बंद भी हो जाए, बैंकरप्ट भी हो जाए, फिर ये डिमांड अब आपके माइंड में आ गया है कि 10 मिनट में कहीं से आ सकता है. आपकी नेबरहुड वाला दुकान ही बोलेगा आप मेरे को फ़ोन करो, मैं भेजता हूँ. राइट. मेक This सेंस. is now because it is so easy to pay, it is so easy to reconcile, it is so easy to do logistics, that हम्म. things will change very rapidly. The same thing you cannot say कि अगर आज मार्केट गिर जाता है तो SIP रुक जाएगा. हम्म. मैंने भी यही बोला था 2020 में. मार्केट गिर गया 40%, अब कौन देखते कौन करने वाला है. कितना SIP आया उसके बाद, मैं खुद हैरान हो गया था. करेक्ट. Because no other time in India has the market fallen so much, and people have called us up saying I want to invest. 2024 में इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से पहले कोई पोल आया, हम्म. उस पोल में लगा कि कोई हंग पार्लियामेंट होने वाला है. हम्म. उसकी वजह से मार्केट 6% गिरा.
राइट। पता है उस दिन ब्रोकर्स ने मुझे क्या बोला? हमारा सबसे बड़ा डिमांड प्रेशर था कि लोग आके पैसा डाल रहे थे। 6% मार्केट नीचे में आदमी पैसा डाल रहा है। ये कौन-सा, मतलब अगर ये चेंज हो गया है, हम्म। देन इज़ इट पॉसिबल दैट वी कैन से दैट टुमारो एसआईपी बंद ही हो जाएगा? अब एक ही वजह से बंद हो सकता है कि लोगों का इनकम ही खत्म हो जाए। हाँ, वो हो सकता है। पर वो अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। सो दैट वे आई डोंट फील दैट इज़ अ बिग रिस्क। सर अगर मैं एसआईपी करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे आपने वो चेन्नई वाला एग्जांपल दिया, तो पहला एसआईपी मेरा किस तरह के फंड में होना चाहिए? शुड इट बी अ मल्टी एसेट, ताकि मेरा रिस्क रिटर्न थोड़ा मेजर्ड रहे, और शुड इट बी 100% हार्डकोर स्मॉल कैप इक्विटी फंड और अ फ्लेक्सी कैप फंड? What would be your suggestion to that I'll person? tell you there are many angles to this. Many angles. I'll tell you one angle. अगर आप पहला स्टार्ट कर रहे हो इन्वेस्टिंग, आई वुड से फर्स्ट यू स्टार्ट विद अ लिक्विड फंड एंड अपना इमरजेंसी फंड बनाओ पहले। ओके। मतलब आपको मेक कुछ सेंस। हो गया, आपका जॉब चला गया, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने कोई कहीं तो मतलब 6 महीने के लिए पैसे रखने हैं, वो पहले आप राइट। बनाओ, लेकिन आप कुछ इक्विटी ना लो उसमें, आप लिक्विड फंड में बनाओ और 6 महीने तक का एटलीस्ट एक्सपेंसेस आप रखो अलग से। करेक्ट। उसके बाद से अगर आपके इमीडिएट से कोई से गोल्स हैं, जैसे आपने गाड़ी खरीदनी है, उसका डाउन पेमेंट करना है, हम्म। आपने कहीं जाना है फॉर अ ट्रिप और समथिंग लाइक दैट, you want to save for it, so those things you save in something more conservative, arbitrage fund हो गया, वो उसका भी हमारा करेक्ट। NFO चल रहा है, by the way, that is also part of it, but I'm in sales यस। mode, so I'm sorry, I'm just into this thing, but नो you वरीज। can put it into something like that because it's tax efficient saving for the short करेक्ट। term, ठीक है? Then when you go one level beyond, now I have two kids. One is in college already, and one is going to go to college in 4 years. Now I have 4 years. करेक्ट। I have this fear that boss equity में डालूंगा सब कुछ, तो मुझे 2 साल में निकाल के फिर डेट में डालना पड़ेगा, because then it will be too close to his retirement, to his हम्म। education. बट आई डोंट माइंड पुटिंग इट इन मल्टी एसेट, कि 4 साल में चलो मल्टी एसेट में डालूंगा तो कुछ करेक्ट। डेट होगा, कुछ इक्विटी होगा, कुछ कमोडिटी होगा, तो सम बैलेंस विल बी देयर। करेक्ट। और उसकी जो कॉलेज के फीस है वो भी मुझे 1 साल में नहीं देने हैं, 4 साल में देने हम्म। पड़ेंगे। सो आई मेक कैन, सेंस। I don't have to have liquidity for all the 4 years at the same time, right? So I don't have to face this tax challenge कि मैं equity से निकालूं, डेट में डालूं, वगैरह वगैरह वगैरह। So multi asset works very well for me there. ओके। मेक Then सेंस। for my own retirement, which is about 10 years away, I can save that into pure equity. करेक्ट। मेक सेंस। So I would say then my SIP goes a little into multi asset, a little into this thing. सो मतलब आई नीड टू लिस्ट डाउन माई गोल्स। फर्स्ट इमरजेंसी फंड अलॉटमेंट हो गया वो सब कुछ, उसके बाद आई नीड टू लिस्ट डाउन माई गोल्स। एकदम शॉर्ट टर्म है वो आर्बिट्राज में चला गया, देन मल्टी एसेट, एंड देन प्योर प्योर इक्विटी इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग। इन इक्विटी ऑल्सो सर, डू यू हैव एनी प्रेफरेंस? से फॉर एग्जाम्पल इन योर केस ओनली आप 10 साल के होराइजन पे हो, सो व्हाट काइंड ऑफ इक्विटी? स्मॉल कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स, मिड कैप्स, लार्ज कैप्स? Good question. So I think you should look at two parts to this. Cap is one part, but you can actually choose many flexi cap funds. Different, because manager can choose कि कौन सा cap अच्छा है. राइट। Maybe today large caps are good, tomorrow small caps may be good. How do I know? करेक्ट। I don't know have the time to make that distinction. So I choose a flexi cap fund and बोलता हूँ manager खुद choose करेगा यार कौन सा है. Of करेक्ट। course, unfortunately, a lot of flexi cap funds just go and become large cap funds because they have यस। too much size, right? So, but that's okay, because then once you know that that's the behavior, you should be aware. करेक्ट। But a true flexi cap fund will shift between large cap, mid cap, and small cap at the right times. Now, one approach is to say कि देखो, I will choose my stocks based on my meeting management. I will analyze, I will see body language, I'll meet the customers of the companies, I will do a deep analysis, and then I will buy those companies. That's a discretionary way of asset management. It's an approach. तो approach में diversify कर सकते हो. So one approach is the discretionary approach. The other one is like what we do with our own flexi cap fund, which is we use a model. जिसमें मॉडल में हम ओके। डेटा इनपुट्स, वी टेक डेटा इनपुट फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोर्सेस. हमने बहुत सारे डेटा सोर्सेस खरीदे हुए हैं. उस डेटा सोर्सेस में से हम इनपुट्स लेते हैं, उसको हमारे एल्गोरिथम में डालते हैं. एल्गोरिथम क्लासिफाइज देम इनटू फैक्टर्स and uses the factors to determine what portfolio we should have. So we are not talking to management, we are just using the data that management gives out करेक्ट। and then automatically selecting our portfolio. Our portfolio is a quantitatively run portfolio, somebody else is a discretionary portfolio. You can have two different approaches. The chances of overlap in these two are relatively small. ओके।
So then you get two different approaches. You can do two different. One way is that. The other way is to say, acha, I'll buy one large cap fund, a mid cap fund, a small cap fund. Now the problem with that is then you have to be sure that the mid cap fund is a mid cap fund. तो बहुत Mm-hmm. सारे मिड कैप फंड्स ऐसे हैं जो बिहेव लाइक लार्ज कैप फंड्स, बिकॉज मिड कैप का मतलब 100,000 crores to 35,000 crores today. If you buy only stocks at the 100,000 crore level, you're like a large cap fund. Correct. If you buy it across the mid cap universe, then you're actually a mid cap fund, right? So Right. the fund behavior also may be different based on the kind of fund it is. So you have to analyze what the behavior is and just see whether that suits your requirements. So my typical fund has get one or two different types of approaches in whatever you want to build. Buy two flexi cap funds with different approaches, Mm-hmm. or buy a large, mid, and small, but make sure there's no there's at least no focus on trying to be the same fund for everybody. And when you spoke about multi-asset fund, so in that case, we spoke about three asset classes. Say for example, हमने metals बात कर लिया, हमने bond बात कर लिया, हमने equity बात कर लिया. REITs and InvITs are also, becoming Yes, a yes. trend. In fact, So I'll tell you, how do they get placed in this entire yeah. setup? So we have a multi-asset fund. We were being different in that is saying कि देखो equity में you have large and mid. We're not doing small cap there. Okay. Then we're doing international equity, which is currently Hmm. not available because RBI doesn't have limits. But whenever they release limits, we'll do that also. Okay. Then there is REITs. REITs are Hmm. basically a way for you to participate in real estate rentals of commercial property. Right. मतलब कोई मॉल हुआ या फिर कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्स हुआ, कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स हुआ, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, आप समझ लो आपने बिल्डिंग खरीद ली और आपको रेंट मिल रहा है, लेकिन आपने मैनेज नहीं करना है, आपने साफ सफाई नहीं करनी है, आपने बिल्डिंग टैक्स नहीं देना है, कोई मेंटेनेंस नहीं देना है, कोई और कर रहा है आपके लिए. आपने 100 रुपए का यूनिट खरीद लिया, अब 100 रुपए में कोई Hmm. रियल एस्टेट तो देगा नहीं आपको, इसलिए उन्होंने क्या Hmm. किया, उनको यूनिटाइज कर दिया है. जो 100 करोड़ की जो यूनिट्स हैं, उसमें उन्होंने देव डिवाइडेड इनटू 1 करोड़ यूनिट्स ऑफ 100 रुपीज ईच. तो आप Correct. 100 रुपीज में एक 1 बाय 1 करोड़ लेवल ऑफ दैट यूनिट यू हैव बॉट, तो उसमें जितना रेंट आता है, आप जैसे सारे यूनिट होल्डर्स को इन इन प्रोपोर्शन उस रेंट को बांट दिया जाएगा. Correct. लेकिन बांटने से पहले वो अपना कॉस्ट ले लेंगे, जैसे कोई अगर साफ सफाई करनी है, मेंटेनेंस करना है, टैक्स भरना है, वो वाला पार्ट वो कर देंगे. Okay. तो दिस इज ऑन REIT. प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है, REIT का प्राइस बढ़ता है, तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी आ गया और रेंटल यील्ड भी आ Correct. गया. Correct. Now that is another form of equity. It has been classified as equity from January this year. That is three Right. things. So you have equities, large and mid. You have international equities. You have REITs. Then you come to fixed income. Now, before that, let me tell you this: equity में कितना जाना चाहिए? Should it be 35%? Should it be 50%? Should it be 75%? So what we have done is we have said minimum 35% equity. The minimum 35% equity comes from an algorithm that we have designed that says, now the fact that it's 35% is because of tax law. टैक्स लॉ सेज आप 35% इक्विटी रखोगे तो 2 साल बाद आपको इक्विटी टैक्सेशन लग जाएगा. Correct. So we say 35% equity, but whether it should be 35%, 55%, or 75% is dependent on the market. There's a bunch of macros, interests, inflation, interest rates, price performance. इन सबको inputs लेके we have something called a dynamic engine. उस engine में जो हमने it's a piece of code जो ये सारा डेटा लेता है और कहता है कि देखो at this point you should be 50% equity, 30% commodities, 20% debt. Correct. So then we pass it on to equity. Equity में there is another engine that allocates specifically to equity. कौन से equities को choose करें? Large and mid cap domestic plus REITs plus international stocks if it is available. It uses another different algorithm to design and select those stocks based on what is called factors. Same way as I do in FlexiCap, but यहाँ पे limited to large and mid cap. Now there is a debt allocation also there. Debt allocation कहाँ जाएगा? Debt allocation we are saying कि देखो, don't try to take risk in terms of going down the corporate credit curve. मतलब लो Okay. क्वालिटी वाली क्रेडिट जिसमें ज्यादा यील्ड मिलते हैं उसमें मत जाओ. Makes sense. दूसरा, टुडे इज नॉट द टाइम टू टेक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन रिस्क. जैसे आपने कहा US इज नॉट रिड्यूसिंग रेट्स, दे विल बी इंक्रीजिंग रेट्स. इंडिया ऑन द सेम हैंड इज ऑल्सो not going to reduce rates now.
it may increase rates now. So it may be useful for us to take that state development loan जो आपके घर के लोन से ज़्यादा किसी को दे रहा है. We think it is safer today Right. to do that 1 to 3 year loans, not the 15-year loans, but 1 to 3 year loans for banks, for instance, which are able to pay, which are currently paying 7.5% for 1 year and 2 year loans. So for 1 year or 2 year deposits, they're called wholesale deposits. So we will do something in the debt fund, debt a scene which targets the 1 to 3 year time frame. So we're not too badly affected if interest rates go up. और दूसरे वो इनविट्स होते हैं. इनविट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर Okay. इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या होता है कि जैसे कोई रोड प्रोजेक्ट हुआ, रोड में आप अगर आप बैंगलोर से अगर आप गोवा जा रहे हो, यू विल पे एटलीस्ट 15 टोल्स. Correct. हर टोल बूथ का इनकम होता है कि यार मैंने NHAI को इतने पैसे दे दिए, अब मुझे टोलिंग का हर व्हीकल का इतना मिलेगा 20 साल के लिए. 20 साल के बाद मुझे रोड वापस देना पड़ेगा. सो नाउ ही हैज 20, उसने बड़ा अमाउंट देना है NHAI को वन टाइम. इंस्टेड ऑफ दैट, लाइक सेम वे एज अ मॉल, ही डिवाइड्स दैट मनी इनटू यूनिट्स. 100 करोड़ का रोड है यार, मैंने कहा उसको 1 करोड़ यूनिट्स बना देते हैं 100 रुपए के. तो मेरे को जो टोल आएगा मैं दे दूंगा. 20 साल के बाद मैं रोड वापस दे दूंगा. तो कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है जिसमें कैपिटल अप्रिसिएशन हो, लेकिन जो मेरे पास यील्ड आता जा रहा है वो यील्ड मैं पे करता जाऊंगा टू द गाय हु गिव्स मी द मनी. सो दैट माय सो द ओनली थिंग इज द रोड में जो मतलब पॉट होल्स हैं वगैरह वगैरह भरने के लिए आई हैव टू टेक सम मनी. सो इफ आई अर्न 10 रुपीज, आई विल कीप 1 रुपी एंड पास ऑन 9 रुपीज. सो 100 रुपए पे आपको 9% मिल रहा है, बट आई नो दैट आफ्टर 20 years you will get zero back. Right. So a typical InvIT is classified as debt and we will take some allocation there also. The problem मैं कह तो रहा हूँ ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, पर ये सब मिला के ना REIT और InvIT मिला के दिन में 40-50 करोड़ की ट्रेड होती है. Okay. तो मेरे पास अगर 5,000 करोड़ का फंड है, मैं कितना ही लूंगा यार इसका. Correct. मतलब मैंने 25 करोड़ ले लिए तो मेरे को 2 दिन लगेंगे इसको निकालने में. अगर मैं इफ आई एम 50% of the volume of the full day, it's a big risk. So I cannot take too much of this. I can take only as much as the volumes allow. Correct. So debt में मैं वो करूँगा. Commodities में our fund does a different approach. Gold है, silver है, very nice. Thank you. These are precious metals. But they don't work all the time. In 2011, silver was down 11%. 2021, 21 it was down 11%. 2017 also it was down. So ये नहीं है कि हर साल चलेगा. If it doesn't work, then should I be in silver all the time? So we have to think beyond gold and silver. We have to go into other commodities such as base metals like copper and aluminium and nickel and all that, and crude oil and natural gas. तो यहाँ पे क्या होता है कि I take on the exposure of having other metals also. Gold and silver चाहे गिर भी जाए, let us say everything becomes okay. Trump suddenly says I love India. सब लोग मेरे दोस्त हो, सर टैरिफ निकाल दिए मैंने, आप कुछ भी कर लो. अब सडनली गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में इतनी अनसर्टेनिटी थी इसलिए प्राइस ऊपर गया है. तो अनसर्टेनिटी निकल जाएगी अगर, तो प्राइस गिरेगा. Right. So why then focus on being in gold and silver all the time? Then you can have these other metals, because it's possible that at the same time लोग कहेंगे डेटा सेंटर और बनाना है यार, डेटा सेंटर बनाने में कॉपर और ज़्यादा लगेगा, कॉपर का प्राइस बढ़ेगा. So why don't we be with copper at that time? Maybe crude oil, there's a demand spike and crude oil becomes another cycle. So that's another part of it which we do in the multi-asset allocation fund. The commodity section, हम ये कहते हैं कि देखो हमें commodities work only on two things, demand and supply. आज demand of gold is very high, supply is less. Tomorrow demand of gold can fall. So the price will fall. When demand of copper goes up, the price goes up. So if the price goes up when the demand goes up, look at the price trend and increase your weight of that commodity. So you will get the strongest price trends and buy those commodities. See, gold and silver तो आप gold खरीद के आप vault में भी डाल सकते हो, exchange में भी मतलब you can put it. But what do you do with crude oil and copper and all that stuff? So इनको we buy it on the futures exchange, commodities futures exchange like MCX. We will buy the commodity futures
and we will keep the exposure going as long as we want to. So रोल we ओवर करोगे उसको roll आप? over करेंगे हर महीने के एंड में, Correct. before we won't take delivery of copper and all that. We will just Obviously. roll over the futures every month Makes until the sense. commodity remains in an uptrend. Got it. So this uptrend we get to know through the mechanism that we have built, the The price data-driven, trend, yeah. The the It's a price price trend, trend engine. It's a simple, right? like the idea is gold and silver are today the strongest price trends. Tomorrow Correct. it could be copper and aluminium, so then we'll be in copper and aluminium. Makes sense. And आपने सर InvITs as a product you explained it very well. I just want to know कि जैसे REITs को equity की तरह क्लासिफाई करने लग गए, InvITs को भी equity की तरह ही ट्रीट करने लग गए तो in terms of इंटरेस्टिंगली capital नहीं, consumption? क्योंकि आई टेल यू व्हाई। रीट्स में हम्म, अंडरलाइंग होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का राइट. प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। आई नो कि आप कहोगे कि नीचे क्या हम्म, तो कभी मैंने नीचे जाते हुए देखा नहीं है वो, लेकिन गया था एक जमाने में एंड जा करेक्ट. भी सकता है। सो करेक्ट. क्योंकि वो ऊपर नीचे जाता है एंड देयर इज एन अंडरलाइंग रियल एस्टेट एसेट, हम्म, सेबी हैज सेड दिस इज लाइक एन इक्विटी एसेट। करेक्ट. इनविट में कोई अंडरलाइंग एसेट है ही नहीं, आप हम्म, सिर्फ कैश फ्लो को बाय कर रहे हो। करेक्ट. तो वो कह रहे हैं कि देखो इनविट में अंडरलाइंग एसेट नहीं है, तो इट इज नॉट इक्विटी, इट इज डेट। ओके. अच्छा, तो डेट की तरह ट्रीट होता है उसको. हाँ, हाँ। अब समझ लो कि आपने एक तरह से, अगर मुझे अपना लेट अस से यू आर 60 एंड यू रिटायर, हम्म, आप कह रहे हो देखो मैं गवर्नमेंट में था, मेरी तनख्वाह की जो 50% है मुझे पेंशन आती है महीने की, हम्म, मैं वो पेंशन आपके नाम कर दूंगा, आप मुझे एक लमसम दे देना। क्या वो डेट हुआ या इक्विटी हुआ? क्योंकि अगर वो आदमी इफ ही डाइज, यू विल नो लॉन्गर गेट द इनकम बिकॉज गवर्नमेंट स्टॉप्स पेइंग द पेंशन। करेक्ट. तो आप ये रिस्क ले रहे हो कि देखो 10 साल ये ही विल लिव, तो आप उसको रोज जिम कराओगे या जो भी कराओगे आप, लेकिन यू आर बाइंग हिज कैश फ्लोस, राइट. देर इज नो अंडरलाइंग एसेट कि इफ ही डाइज यू विल गेट योर मनी बैक, देर इज नथिंग लाइक दैट। यू आर टेकिंग, यू आर buying the cash flows for let's say 10 years at a time, and maybe करेक्ट. hundreds of people like this are buying. So this is a cash flow purchase product, an InvIT, राइट. right? You're buying the cash flows from cars taking a toll booth. हम्म, कल को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने साइड रोड बना दिया जो अच्छा है, टोल बूथ में कोई जाएगा नहीं, और टोल करेक्ट. बूथ में अगर जो आदमी नहीं गया तो तुम्हारा टोलिंग खत्म हो गया। आदमी तो रोड यूज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पर आपका टोल बूथ नहीं यूज कर रहा है, तो आपका रिस्क है वहां पे। सो योर कैश फ्लो रिस्क इज व्हाट यू आर टेकिंग। सेम थिंग विद एरोप्लेन्स, एयरपोर्ट्स। टुमारो दे कैन मेक एयरपोर्ट्स इनटू इन्विट्स आल्सो, कि एयरपोर्ट करेक्ट. में जो आप यूजर डेवलपमेंट फी देते हो, हम्म, और एयरपोर्ट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि कहते हैं कि देखो 10 साल तक नो अदर एयरपोर्ट विल कम नियर बाय 100 किलोमीटर्स, 10 या 20 साल या 30 साल जो भी है। हम्म, सो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि देखो 30 साल लोग ऑल्टरनेट एयरपोर्ट तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो यही हम्म, होंगे, इतना ट्रैफिक होगा, हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो मुझे कैश फ्लो बेचे। सो दिस इज अ डेट प्रोडक्ट, दिस इज नॉट एन राइट. इक्विटी प्रोडक्ट। Makes sense. One last question, sir, I have. I ask this to every person I interview. India में everything looks very good, but in the next 3 to 5 years, one structural risk that you see कि India could potentially face, because ऐसा बहुत बार हुआ है economies के साथ. Japan was looking very good in 1980s, 1990s. One tariff from the US changed everything for them. सो इंडिया में कुछ स्ट्रक्चरल रिस्क आपको लगता है जो आपने ग्रोथ स्टोरी को पूरा हैम्पर कर सकता है? अरे बहुत सारे हैं यार, वी आर वी आर क्रेजी, वी हैव पॉलिटिकल रिस्क, वी हैव जियोपॉलिटिकल रिस्क, वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ, which is even more pronounced than what happened last time. Some other issues happen, earthquakes, natural disasters, all of these have risks at some level, right? There's करेक्ट. also a risk that your government will be unstable ओके. to some extent, or that, a bad government will come and not ओके. allow you to do things. Now, ओके. even in America and all that, there have been weird laws. जैसे कुछ हम आर्ग्यू करते हैं ना कि यार ये स्विगी ड्राइवर्स को इतना, वो इतना कमाते हैं उनको, तो फिर कुछ लोग आउटरीच होके कहते हैं क्या यार 15,000 रुपए पर महीना कैसे अपनी फैमिली को चलाएगा, इनको ज़्यादा मिलना चाहिए। हम्म, ऐसे गवर्नमेंट यूएस में गवर्नमेंट एक स्टेट ने मैंडेट किया कि मिनिमम $26 पर आवर आपको देना ही पड़ेगा। ओके. तो
डोर डैश जहाँ का वहाँ का जो स्विगी स्लैश जोमेटो Yes, स्लैश yes, व्हाटएवर yes, इज देयर, yes, डोर yes. डैश स्टार्टेड टू चार्ज $5 एक्स्ट्रा पर ऑर्डर. उन्होंने कहा कि देखो 25, मैं तो नहीं दूंगा $25 पर आवर, आप ही कस्टमर दो, देगा. कस्टमर हो. अब हम्म. कस्टमर ने कहा मैं नहीं दे रहा भैया, तो मेरे ऑर्डर गिर गए 30%, 70%. Oh, सो जो आदमी पहले सोचता था कि यार मेरे को दिन में 50 ऑर्डर आएंगे, अब दिन में उसके आने लगे 15 ऑर्डर. right. उसकी कमाई उतनी है, बनाता हम्म. $26 पर आवर है, पर आवर कम काम करता है. सो अगर ऐसे लॉस यहाँ पे आने लग गए, तो ये जो लोग अभी अभी पॉवर्टी से निकले हैं एंड अपना काम कर रहे हैं, जो भी मतलब कमाई कर रहे हैं, इट इज अ Correct, गुड, आई मीन दे आर अर्निंग इट फ्रॉम देयर ओन दिस थिंग, they may not even be able to earn that much correct. because of these things, right? So if you get bad rules that dictate the way you should be, कि अच्छा, no, you cannot work on Saturdays, allowed ही Mm-hmm. नहीं है. ऐसे वाले रूल्स वेरी रेयरली आते हैं इंडिया में, क्योंकि यार बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे. लोग कहते हैं कि बस आप दूर रहो हमारे से, आप अपना काम करो, आपको जो मतलब वो जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट वगैरह बनाने हैं, आप करो. वी आर यूजली, सो दीज एक्सटर्नैलिटीज वी कैनॉट कंट्रोल, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट व्हाट हैज हैपेंड इज इंडिया हैज रिजन, and to a very large extent political commentary is, it is not easy to control people's minds through a single source. Right. Like now you have to use multiple sources to control people and all that. Mm-hmm. So the structural problem is primarily that I don't think there is only a structural tailwind. We are growing older, we are crossing the age of uh, we are 28 median age right now. In 2 or 3 years we'll be 30 years median age. 30 years Correct. median age pe India significantly starts to benefit. Our per capita income crosses $3,000, disposable income ban jata hai, expenses ban jate हैं. Now we can there are so many ways, you know. एक जमाना वो था कि इंडिया को कोई भी चेज क्रिकेट में कोई भी टोटल दे दो, 100 का भी टोटल दे दो, वो शायद 90 पे ऑल आउट हो जाएंगे. सो इट्स कॉल्ड स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, राइट? सो वो हम करते आए हैं बहुत सालों से, और वो हो भी सकता है कि ऐसे हो जाए. वो अनफॉर्चुनेटली it is possible, but my feeling is India as an economy is beyond that. We don't care, we have to grow, we are hungry, we are young, we are strong. I mean, you're young, I'm slightly older, but yeah, but we are hungry, we're strong, we will do a lot of things to make ourselves this thing. So it's very difficult to stop this movement, right? It is, Right. you may be able to pause it for a year or so, you may be able to bring it down by saying acha war hai, ye hai. But whatever it is, I think the long term story has to be kind only to us, because we are one of the few nations in the world that makes its own stuff. We are one of the few countries in the world that makes its own cars. We are one of the few countries in the world that makes its own food. It's almost entirely food reliant on itself, Correct. right? We are quite amazing in that sense, because we have our own milk, our own food, our own cars. To a large extent we depend on fossil fuels, but if we tried hard enough, I'm sure we could discover a lot more fossil fuels inside Correct. of India itself. Correct. There are a lot more things happening in engineering, Correct. in technology. At some point some of this has to show positively. So you can hurt us a little bit, we can have stupid policies, but I think it'll be like चोट लगी, घायल हो गए, फिर चलो आगे और क्या करना है, because we have no other way to do but to go forward. So I'm positive, because I think we will find a way, because we are hungry. There will be a point when we no longer will be hungry, like a lot of Okay. Europe is. Correct. Makes sense. So, broader sense में बोलूँ सर, आप you are a capitalist more than a socialist is what I would conclude. I mean, being capitalist is being socialist now. You cannot uplift the poor by being socialist. You can make Correct. more people poor and therefore equal by being a socialist. Oh, But if you want to uplift the poor, you have to make the rich richer and the poor richer at the same time. right. You cannot make the rich poorer and the poor richer. Then everybody just becomes poorer. Correct. So if the capitalist society is like, you promote the making of people rich. So even the rich will get richer, but so will the poor. The poor have got significantly richer in the last 2 decades. Correct.
and every 2% or 3% growth in the economy puts at least 2 crores out of people out of poverty. Poverty line. Correct. So I mean, poverty is I mean rotten. Yeah, people don't have food to eat. Now I don't think it's that bad, Correct. where so many people don't have food to eat. So we've solved one little problem. We've solved the internet problem. We've solved the so almost everybody has a cell phone. Now what happened to all those people who used to run those PCO offices? आपका फोन गुम गया अगर, तो आपको किसी और से मांग के प्लीज मुझे आप फोन दे दीजिए, एक फोन कॉल करना है, आपको पूछना पड़ेगा और फिर आपको नंबर याद नहीं रहेगा. Very true. So because of that, things have changed. 15-20 years ago I could not have imagined this. मेरे को सारे नंबर याद थे और मैं पीसीओ में जाके वो 52 रुपए दे के वो फोन डायल करता था. All that is gone now. So some part of it is the upliftment of everybody, right? Correct. I think it was a wonderful, wonderful conversation to have with you, Deepak sir. I was been a while. I was looking forward to having a discussion with you. It was eye opening. You have so many data points to back your you know pointers, and I think the last part where you quoted, it came out brilliantly. I'm hoping it becomes one of your quote, and it gets viral that way. But yes, it was wonderful to have this conversation, and we wish you all the very best for the new product launches that you do at Capital Minds, and the already booming industry which we are in, that is the capital markets. You be a good flag bearer of it. Thank you so much, Thanks. sir. Thank you so much, Kunal, and all the best to you and all to your viewers as well. If you guys have any questions, please feel free, connect with me. Definitely. Okay, And sir. looking forward. All right, sir. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.